नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह। आइए आज हम बात करते हैं नए सेगमेंट की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 दिसंबर को यूपी पीएससी के अंतर्गत जो आरओ का एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। उसके अंतर्गत इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ विषय पर बिंदुओं पर बात करेंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के साथ साथ लास्ट टाइम पर किस तरीके से अपनी तैयारी का एक बेसिक आधार बनाया जाए। वो आधार बनाने के साथ साथ हमें लास्ट टाइम पे कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ फोकस जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे कवर करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, कहाँ उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें रखी गई हैं, कितने चरणों में आरओ का एग्जाम होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे कि क्या इसका सिलेबस है, यूपी पीसीएस के अंतर्गत या यूपी पीएससी के अंतर्गत जो आरओ का एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, स्टैंडर्ड है, या उसका तरीका पूछने का वो किस तरीके का अलग होता है, इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि लास्ट ईयर के जो पेपर है एनालाइज करके कि उसमें लास्ट ईयर के पेपर में किस तरीके के जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, उसके आधार पर अपनी तैयारी को किस तरीके से आप सजाएं, जिससे कि आने वाले 5 अक्टूबर के एग्जाम, 5 दिसंबर के एग्जाम में अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो नॉलेज है, उसको सही प्लेटफॉर्म पर ले जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। साथ में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो वैकेंसी का स्ट्रक्चर है वो हाल ही में 5 दिसंबर में होने वाला एग्जाम है 2021 में, इसके अंतर्गत वैकेंसी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी वैकेंसी स्पेशल से हैं, कितनी वैकेंसी इसमें जनरल कैटेगरी से हैं, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे कि क्या हाल ही में जो एग्जाम है 5 दिसंबर का, इसके अंतर्गत कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी हर किसी इंसान की अपनी अपनी अलग होती है, क्योंकि पढ़ने का तरीका अपना अलग होता है, ये पढ़ने रिसोर्स अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन एग्जाम में पेपर सबके लिए एक ही आता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पेपर का एक बेसिक आधारनुमा तैयारी करने के उपरांत 5 दिसंबर के एग्जाम के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों करते हुए इसमें सफलता प्राप्त करें। साथ में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। बहुत सारे प्रत्येक विद्यार्थी जानते हैं कि हर किसी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, किताबें हो सकती हैं, किसी के नोट्स हो सकते हैं, या किसी से पीडीएफ कन्वर्ट करा लिया, वहाँ से उसको प्रिंट आउट करा लिया, या फिर एनसीईआरटी बुक होती हैं, सेकेंडरी बुक होती हैं। बट डिपेंड करता है कि एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, जो हाल ही में लास्ट ईयर के पेपर को देखा गया है, उसमें से प्रश्न आते कहाँ से है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप एक आधारनुमा तैयारी नहीं कर पाएंगे, और आधारनुमा तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो फिर आपके दिमाग की जो बत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बुझेंगी, कभी जलेंगी, यही काम होगा। आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। अगर आपके पास ये भी स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि कट ऑफ कितनी जाती है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी कितनी रही है, ये आपको नहीं पता होगा, तो आप कितने प्रश्न उसमें अटेम्प्ट करने हैं ये भी आप जान नहीं पाएंगे। अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से प्रश्नों को हम लोग सजाएं, या कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने के उपरांत ही आपका जो प्रीलिम्स है यूपी पीएससी के अंतर्गत जो आरओ का, वो क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ में जानेंगे कि 5 दिसंबर के प्लान में आप क्या मेन टॉपिकों को या मेन सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिकों पर बेहतर फोकस करें, जिससे कि आपको लगे कि लास्ट टाइम की जो रणनीति है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो लगे कि हाँ, जो लास्ट टाइम जो तैयारी किया था उससे बहुत बेनिफिट्स हुआ है। साथ में जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सारे मिथों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। चर्चा करेंगे आरओ के बारे में, जो एक यूपी लोक सेवा आयोग का एक एग्जाम है जो 5 दिसंबर को प्रस्तावित है, और निश्चित ही वो 5 दिसंबर को होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब लोग जानते होंगे कि ये 2 चरणों में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है इसका एग्जाम, और मेंस होता है। तो पहले हम आज चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, और प्रीलिम्स के अंतर्गत क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है ये सब जानेंगे। तो आरओ का जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, ये आप जानते होंगे, क्योंकि आरओ के एग्जाम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हाईकोर्ट के माध्यम से भी होते हैं। बट हम लोग आयोग के एग्जाम की बात कर रहे हैं, आरओ के। उसमें देखा जाए तो यहाँ से प्रीलिम्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स के मतलब प्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो प्री का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत 2 पेपर रखे गए हैं, ये सब जानते हैं नॉर्मली। और जिसका एक सामान्य अध्ययन, जिसको GS1 कह सकते हैं, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जिसको GS1 कह सकते हैं हम लोग, यहां पे 140 प्रश्नों का, 140 क्वेश्चन का एक आधार होता है, यानी 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के ही होते हैं, यानी 140 नंबर के ही होते हैं, और 140 मार्क्स के ही होते हैं। उसके पश्चात जो सेकंड पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी।
सामान्य हिंदी के अंतर्गत 60 प्रश्न होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 60 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आरओ का जो पेपर प्रीलिम्स है, तो GS1 और GS2 के पेपर से मिलके बना है। GS1 में 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या सिलेबस होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत क्या सिलेबस है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिला के जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपको 200 क्वेश्चन पर प्रस्तावित है और 200 ही नंबर का यहां से मार्क्स का होता है। दोनों को मिला के GS का जो 1 पेपर है वो आपको 2 घंटे में 2 आवर का समय मिलता है। ये सब बेसिक बातें हैं। और GS जो 2 जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं, यहां पे 1 आवर का समय आपको मिलता है। 2017 से पहले इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2017 के उपरांत इसमें निगेटिव मार्किंग जो 1/3 का प्रस्ताव या जो रखी गई है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि अब हमें पूरे 20 क्वेश्चनों को नहीं करना है। ये इसका एक बेसिक आधार निकल के आ जाएगा। तो अब नॉर्मली बात अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे डिपेंड करता है कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो मैंने आपसे प्रीलिम्स के बारे में बात करने के लिए बोला, तो प्रीलिम्स का एग्जाम 2 चरणों में होता है। GS1 जिसको हम लोग कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, और एक सामान्य हिंदी। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो आप एक किताबों नुमा तैयारी करते रहेंगे, नोट्स नुमा तैयारी करते रहेंगे। उसके उपरांत आप अपने जो डायरेक्शन है उससे भटक जाएंगे। और डायरेक्शन के भटकने के उपरांत आप जान पाते होंगे कि जो टू द पॉइंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनके क्वेश्चन की जो भूमिका है करने की बहुत कम रहती है। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी बातें आपके सामने होनी चाहिए कि पहली बात की इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या रिसोर्स इकट्ठे करें, उन रिसोर्स को खुद से तैयार करना है, किसी इंस्टीट्यूट से तैयार करना है, किसी गाइडेंस तैयार करना है, कोई मेंटोर चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। साथ में उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है कि लास्ट ईयर पेपर से करनी है या फिर जो अनुमानित प्रश्न है उनसे करनी है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जहां से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। इसके बारे में एक बार आप जान पा रहे होंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस के अंतर्गत यहां से जो GS1 है, इस GS1 का जो पूरा आधार है इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे सामान्य विज्ञान की भूमिका रखी गई है, भारतीय इतिहास को रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रखा गया है, भारतीय राजतंत्र जिसको हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं उसको रखा गया है। उसके उपरांत जो अर्थव्यवस्था एवं कल्चर है, जो उसको इकोनॉमिक्स एंड कल्चर है उसको रखा गया है। उसके उपरांत जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण का टॉपिक को इन्वॉल्व किया गया है। साथ में विश्व भूगोल और भारत भूगोल, देन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं हैं जिसको करंट अफेयर कहते हैं, और लास्ट में जो दिखा जाए तो सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसको हम लोग मैथ या रीजनिंग के पार्ट से इवेलुएट कर सकते हैं। देन उत्तर प्रदेश की जितनी भी शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग या व्यापार को लेकर या रहन सहन की जितनी भी जानकारियां हैं उत्तर प्रदेश को लेते हुए इसके सिलेबस में रखा गया है। अब चुनौती हमारे सामने ये बन पाती है कि ये सिलेबस का पूरा क्या है, एक आधार है कि ये सिलेबस के GS के 1 पेपर में, सामान्य अध्ययन के पेपर में क्या है इसको इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन डिपेंड करता है कि यहां से प्रश्न आने की जो भूमिका है वो किस स्तर की होती है। अगर राज्य व्यवस्था में किसी भी टॉपिक को लें, जैसे मान लीजिएगा हमने अधिकार लिया या मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें, तो इस अधिकार से प्रश्न अगर देखा जाए तो कितना ही बड़ा स्तर का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे UPSC का एग्जाम हो या स्टेट PSC का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, प्रश्न तो मौलिक अधिकार से आते ही हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि प्रश्न किस तरह के आते हैं। प्रश्नों की भूमिका कई प्रकार की हो सकती है। अगर देखा जाए तो प्रश्न एक फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड भी होते हैं, प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, प्रश्न जो है स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं, प्रश्न जो है स्टेटमेंट के साथ अजम्पशन के अकॉर्डिंग होते हैं जिसको अवधारणाएं कह सकते हैं, और लास्ट में जो प्रश्न जो होते हैं वो मिसलेनियस विविध प्रकार के हो सकते हैं। अब RO में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, अगर आपका इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा तो आपकी तैयारी किस स्तर तक जानी चाहिए, ये कहां से उसको स्टार्ट करना चाहिए, ये आप इससे क्या होंगे, अनभिज्ञ रहेंगे।
तो आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा बन जानी चाहिए कि अगर यहां से जीएस के 1 पेपर से 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो इसमें आपको किस तरह के प्रश्न मिलते हैं, किस तरह के प्रश्न आयोग प्रश्न देता है, उसकी दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए। अगर पिक्चर हो जाएगी तो आप उस तरीके से उस टॉपिक को क्या करेंगे, तैयार कर पाएंगे। अब बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी किताबें या बहुत सारे नोट्स या बहुत सारे मार्केट में फैला हुआ एक बाजार का दौर जितना भी होगा, वो आपको फैक्ट पे काम करा के भाग जाएगा। तो अगर फैक्ट के नुमा क्वेश्चन आएंगे वो तो बन जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट नुमा प्रश्न होंगे या एप्लीकेशन प्रश्न होंगे, अनुप्रयोगात्मक वाले प्रश्न होंगे या स्टेटमेंट के प्रश्न होंगे या उसके मूल अवधारणा के प्रश्न होंगे, उन्हें आप करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप जान पा रहे होंगे कि 140 क्वेश्चन से कितने प्रश्न कर पाएंगे आप। तो दिमाग में एक सिलेबस के आधार पर तैयारी कैसे करनी है, उसको कहां से उसे तैयार करना है, ये पूरी पिक्चर हो जानी चाहिए। इन सबके विषय में ये सिलेबस है, सिलेबस नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सिलेबस नहीं है, ये तो सिर्फ हमने सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं। इन सिलेबस के अंतर्गत अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें या भारतीय इतिहास की बात करें, प्रश्न आने का स्ट्रक्चर कहां से होता है इस परीक्षा में। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हो तो उसके अंतर्गत उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है कि इससे प्रश्न यहां तक पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा कोई टीचर आपको पूरी किसी विषय के अंतर्गत जानकारी देना चाहे कि अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा भी बहुत सारा आप पढ़ लेंगे जो इस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या फायदा? आपको पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्चर नहीं बनना है, ज्ञाता नहीं बन रहा है, आपको सिर्फ एग्जाम के टू द पॉइंट तैयारी करनी है। उसके लिए मेरा मानना यह होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले उसका एक पूरा पिक्चर बनाया जाए, ओवरव्यू लिया जाए और प्रश्न कैसे कैसे आते हैं ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। यानी 140 प्रश्नों में से कितना फैक्ट बेस आता है, कितना कंसेप्ट बेस आता है, कितना एप्लीकेशन बेस आता है या कितना स्टेटमेंट से प्रश्न होते हैं, ये देखने की आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर के पेपर को देखना पड़ेगा। मूलभूत अगर जीएस सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पे 6 टॉपिकों को रखा गया है। अब 6 टॉपिकों में अगर आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा बन पा रही होगी, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे कि यहां से 6 टॉपिकों में अगर देखा जाए तो ये 6 टॉपिक आपके साथ कौन कौन से हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विश्लेषण विशेषज्ञ है, तत्सम तद्भव है और उसके बाद अनेकार्थी शब्द हैं और उसके बाद साथ वाक्य वर्तनी शुद्ध हैं। ये लैंग्वेज है, हिंदी क्या एक लैंग्वेज है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं कोचिंग्स करते हैं, टीचिंग मतलब कहीं ना कहीं रटते हैं चीजों को। एक भाषा को भी रटना पड़ा तो वहां से आप दैनिक चीजों में जो बोलचाल की भाषा है, सामान्य हिंदी जो हम लोग बोलते हैं या इंग्लिश जो बोलते हैं, उसको भी अगर हमें सीखना पड़ा तो कुछ सत्य हो सकते हैं उन्हें पढ़ने के समझने के लिए। लेकिन जो विलोम शब्द की भूमिका है अगर देखा जाए तो विलोम शब्द यहां से 60 प्रश्न आएंगे, इसमें 60 प्रश्न आएंगे तो 60 प्रश्नों में 10-10 प्रश्न प्रत्येक में से आना है। अब मान लो विलोम शब्द के अगर 10 प्रश्न आ गए, इसको भी कहीं ना कहीं आपको चीजें इवेल्युएट करना पड़ा कि विलोम शब्द कैसे आते हैं, तो ये दिमाग में तुम्हारे एक पिक्चर नुमा बन जानी चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि पहले सिलेबस को पहला विश्लेषण करें, प्रश्न आते कैसे हैं, कहां से आते हैं, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। इस सब की चीज़ों को लेते हुए आज हम सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी सिलेबस के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ से सामान्य अध्ययन का जो 1 पेपर होता है उसमें 140 प्रश्न आते हैं, उसको आपको 2 घंटे में करना होता है और 140 मार्क्स का ही होता है। नंबर 2 पे 1 घंटे का जो आपका फिर रखा जाता है वो हिंदी का पेपर रखा जाता है जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं। उसमें 60 प्रश्न होते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं और 60 ही यहाँ से प्रश्न दिए गए होते हैं। कुल मिला के ओवरऑल टोटल अबाउट करके 200 नंबर का यानी 200 क्वेश्चन का एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसको हम लोग आरओ यानी समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। अब चर्चा का विषय ये बनता है कि हमें इसकी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूं कि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर की, किसी भी चीज की स्ट्रेटेजी अपनी अपनी अलग होती है। मैं खाना कैसे खाता हूं वो मेरा तरीका है, मैं पढ़ता कैसा हूं वो मेरा तरीका है। आप कैसे पढ़ते हैं ये आपका तरीका होना चाहिए। हाँ, ये होते हैं कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, उन पैरामीटर्स के इवेल्युएट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी किसी को फॉलो नहीं करते। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी हर किसी इंसान की अपनी अपनी होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं यहां से कि हमारे पास जो कट ऑफ के हम बोल रहे थे कि आपसे कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहला अगर हमने कहा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहां से प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है वो 2 पेपरों से मिला के प्रीलिम्स बनता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि GS1 यानी सामान्य अध्ययन का पेपर हिंदी का
दो पेपर मिला के बनते हैं। इसमें 140 प्रश्न होते हैं, इसमें 60 प्रश्न होते हैं, कुल मिला के 200 प्रश्नों का, 200 नंबरों का एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है। इसको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके ना। देन सिलेबस की हमने चर्चा कर ली, सिलेबस में क्या होता है, लेकिन सिलेबस को हमने ओवर ऊपर से पढ़ा। जैसे मान लीजिए सामान्य विज्ञान होता है, भाई सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन कौन से प्रश्न जहां से आते ही हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे 1 बाय 1 कर। देन उसके बाद पेपर एनालाइज की बात करें कि यहां से जीएस के जो यहां से पेपर है उसमें हम चर्चा करें तो क्या एक आपके बाद दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। जब तक आप लास्ट ईयर के पेपर को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि आप उसके ओवरऑल व्यू को नहीं जान पाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर जो है एक एग्जामिनर की दिमाग की जो उपज है, प्रश्न कहां से बनाता है, ये आपके सामने रख देते हैं निकाल के। साथ में प्रश्न आने का जो स्ट्रक्चर है, कहां कहां से प्रश्न आते हैं, ये एक दायरा मिल जाता है लास्ट ईयर के पेपर पढ़ने से। तो लास्ट ईयर का पेपर एक प्रकार से कह दीजिएगा जैसे कोई मेरा मानना है कि जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो क्या करेगा, पहले वो गिरना स्टार्ट करता है। तो पहले अगर आपको कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो पहले लास्ट ईयर के पेपर को समझना स्टार्ट करिएगा कि लास्ट ईयर के पेपर हमें किस तरीके से चीजों को डिफाइन करें कि हाँ हमारा आने वाला एग्जाम जो है 2021 का, जो 5 दिसंबर को आने वाला है, उसमें कैसे चीजों को बना सकें। देखो अगर इसके पेपर को हम लोग एनालाइज करके देखें तो इसमें कुल मिला के अगर 140 क्वेश्चन का एक एवरेज रखा तो मैंने यहां पे एक चीज देखा जाए तो कुछ ईयर्स को डिफाइन किया है, और ईयर्स को डिफाइन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत 2014 में अगर देखा जाए हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन इवेलुएट किए गए थे। वही 2016 में कितना हुआ, 19 क्वेश्चन हुआ। 2017 में कितना हुआ, 22 क्वेश्चन हुआ। तो आपके दिमाग में एक फिल्म या एक इस तरह का ढांचा बन जाना चाहिए कि यार 140 क्वेश्चन में से 20, 25 या 15 से लेकर 25 के अराउंड मतलब बीच में इतना प्रश्न हिस्ट्री से आता है। बट ये हिस्ट्री से जो आता है, इस हिस्ट्री में कई सारी हिस्ट्री जुड़ जाती हैं। एंशियंट हिस्ट्री जुड़ जाती है, मेडावल हिस्ट्री जुड़ जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री जुड़ जाती है, आर्ट कल्चर जुड़ जाता है, जो हमारे आज़ादी के बाद का भारत है वो जुड़ जाता है, आज़ादी के बाद के पहले का स्वतंत्रता संग्राम जो जुड़ जाता है। तो इसमें ये चीज़ अंदर से डिफाइन करनी पड़ेंगी, इन सब पे चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके हम। तो यहाँ से आपके दिमाग में आने वाले एग्जाम को लेके एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि यहाँ लगभग 20-25 के बीच में या 15 से 25 के बीच में अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री का क्या है, वेटेज रहता है। आगे बात करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखा जाए तो 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए। तो ये मान के चलें कि लगभग 15 से 20 के बीच में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी आरओ में क्या रहता है, वेटेज रहता है। साथ में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं भारतीय संविधान के बारे में, तो यहाँ 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 7 क्वेश्चन। तो इसके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि ये यहाँ भी लगभग पॉलिटी का एक दायरा जो है वो भी 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में या 7-8 से लगभग 15 क्वेश्चन के बीच में क्या है, रहता है। उसके उपरांत जो इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, जो हमारा ट्रेड है, ये जो हमारा वाणिज्य है, यहां से भी लगभग 9 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये लगभग इसके वेटेज में रखे गए हैं। तो ये मान के चले कि इकोनॉमी के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी इकोनॉमी करंट बेसिस होती है, तो वहां पे उसको हम लोग करंट में क्या करते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं। तो इसलिए ये मान लीजिएगा कि हिस्ट्री के जो स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो भूमिका रहती है इस आरओ के एग्जाम में, वो यहां से इतनी रहती है। साथ में बात करेंगे विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत, वो बेसिक साइंस यहां से पूछता है। बेसिक साइंस में फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, देन बायोलॉजी आ जाती है, और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। तो उसमें देखा जाए तो लगभग 21 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन की भूमिका रही है। उसके उपरांत अगर आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करें तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग का भी एक पार्ट रहता है, जिसको तर्क शक्ति या बौद्धिक क्षमता हम लोग कह सकते हैं, उसका भी लगभग यहाँ 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 14 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या रहा कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15-20 के अंतर्गत ये इसके भी पार्ट के रहते हैं। उसके उपरांत अगर हम लोग बात करें कि स्टेट का भी एक विशेष भूमिका आरओ के एग्जाम में रहती है। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो यहां से जो हमारा सेंसस है, जनगणना या हमारी जनसंख्या है, और उसके साथ इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी का पार्ट है, उसके भी क्वेश्चन देखा जाए तो 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन एक इसका वेटेज रखा है। लास्ट में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष पे भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17 क्वेश्चन। अब उत्तर प्रदेश विदेश में मतलब स्टेटिक पार्ट से नहीं, उत्तर प्रदेश अपने आप में क्या राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश अपने आप में क्या है, देश है।
और उस देश में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। तो इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो यूपी का जो पार्ट है उसमें 17 क्वेश्चन, यहाँ 9 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की भूमिका अभी तक लास्ट ईयर के पेपर में रखी गई है। उसके उपरांत करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर का 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन और यहाँ 21 क्वेश्चन इट इज 2017, 2016, 2014 में रखी गई है। आप देख पा रहे हो करंट अफेयर अपने आप में सबसे अधिक भूमिका अदा कर रहा है। करंट अफेयर अपने आप में कोई विषय नहीं, करंट अफेयर अपने आप में महासागर है। उसमें जैसे इस महासागर में सारी नदियां गिर जाती हैं, सारे सागर आगे गिर जाते हैं, तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि करंट अफेयर में सारे सब्जेक्ट समाहित हो जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल करंट अफेयर हो, चाहे इकोनॉमिकल करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफिकल करंट अफेयर हो। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल करंट अफेयर हो या नेशनल करंट अफेयर हो या स्टेट करंट अफेयर हो, सब समाहित हो जाएगा। अब इसे तैयार कैसे करना है, क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये आपके दिमाग में एक पिक्चर नहीं हो पाएगी। तो आप उन चीज़ों को करेंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चे देख पाते होंगे कि करंट अफेयर को कई तरीके से करते हैं। कोई डेली बेस पे करता है, कोई वीक बेस पे करता है, कोई मंथली बेस पे करता है, कोई ईयरली हाफ ईयरली बेस पे करता है, देन कोई ईयरली बेस पे करता है। अब एक छोटी सी बात को समझिएगा, इसके लिए आप बहुत सारी मैगजीन खरीदेंगे, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी किताबें खरीद लेंगे। यार एक बात बताइएगा, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है क्या किसी की मैगजीन को पढ़ रहा है? जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है क्या किसी मार्केट के नोट्स को पढ़ रहा है? नहीं ना। क्या पढ़ रहा है? जितनी गवर्नमेंट चीजें होती हैं, सोचिएगा गवर्नमेंट साइडें होती हैं, गवर्नमेंट जो पत्रिकाएं होती हैं, उन सबको देख रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप डायरेक्टली ऑथेंटिक डाटा को पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन बनने की भूमिका अधिक रहती है। जहां से आपने मार्केट से भरे हुए जंजाल से उठाया, कुछ एक सिंचित डाटा उठा लिया, तो वहां से प्रश्न संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने हाजिर हूं बहुत सारी चीजों को लेते हुए। हम इन सब पे 1 बाय 1 करके कि हिस्ट्री के अंतर्गत कैसे उसको लास्ट टाइम में मूवमेंट करें, या स्टेट पीएससी के एग्जाम में आरओ के अंतर्गत हिस्ट्री को कैसे तैयार कर लेना चाहिए। साथ में यहाँ पे कुछ प्रश्नों को डिस्कशन भी करेंगे। ये पूरा मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप एक बार चर्चा भी हम इस पे कर लेते हैं। मैं आपके सामने लगभग कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूं। इस क्लासेस के अंतर्गत देखा जाए तो पहली क्लास जो आज का हम लोग बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम किस चीज को फोकस करें, इस पे हम लोग इसकी डिस्कशन कर ही रहे हैं। लास्ट में पॉलिटी की हमारे पास 2 क्लासेस होंगी। इस 2 क्लासेस में जानेंगे कि लास्ट ईयर के पेपर किस तरीके से हम इनको टच कर सकते हैं, और उसके उपरांत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कैसे टच कर सकते हैं, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इन सब पे हम लोग आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आ रहे हैं। आप सभी लोग इन क्लासेस एंजॉय करिएगा और जानिएगा कि हाँ बेहतर रणनीति क्या होती है। आपको स्वीकार करनी ना करनी अलग बात है, लेकिन आपको अगर बेहतर लगेगी तो आप खुद स्वीकार करेंगे। तो मेरा मानना है कि यहां से चीजों को हम लोग इवेलुएट करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, उसके उपरांत कट ऑफ के बारे में। अभी हमने कुछ बिंदुओं को बताया था आपसे कि इन पे चर्चा करेंगे, तो हमने आपको बता दिया कि पेपर कैसे एनालाइज कैसे करना है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर कट ऑफ की हम लोग चर्चा करें तो कट ऑफ के बारे में लास्ट ईयर के पेपर को अगर एनालाइज किया जाए तो लास्ट ईयर का जो पेपर है कट ऑफ, ये दिमाग में आपके पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये भी बहुत सारे प्रतियोगी के दिमाग में एक टेंशन या मिथ हो रहा होगा कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए आरओ का। तो अब एक छोटी सी बात, पहले हम लोग कुछ आंकड़े आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उन आंकड़ों में देखा जाए तो 2013 के अराउंड इसकी जो कट ऑफ थी 148 मार्क्स थी। उसके उपरांत 2014 में अगर हम लोग कट ऑफ को देखें तो 142 मार्क्स थी। 2000 उसके बाद अगर हम लोग देखें 2017 में तो निगेटिव मार्किंग आ गया था। तो यहाँ से अगर यहाँ से उसको लाइन कर लीजिएगा, ये लगभग 122 मार्क के आसपास थी। 2016 में फिर क्या हुआ, उसका री एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ अनुमानित ऐसा हम कह सकते हैं 128 से 130 के अराउंड लगभग है, ये अनुमानित है अभी। तो एक दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी आपके सामने कि यहाँ से कट ऑफ गिरने की एक वजह सिर्फ आप जान पा रहे होंगे कि निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। और निगेटिव मार्किंग कितना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। निगेटिव मार्किंग कितना, 1/3 है। 1/3 मतलब अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए हैं तो आपका एक प्रश्न क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जो आपका सही प्रश्न होगा। तो अब आप खुद स्वीकार करिएगा कि हमें कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी अगर 2016 के अराउंड देखें, 2017 को अराउंड देखें तो यहाँ निगेटिव मार्किंग का प्रकोप रहा है। तो अगर आगे चर्चा करें 2021 का जो एग्जाम हो रहा है, ये 5 दिसंबर 2021 को जो आरओ यूपी का हो रहा है सचिवालय का, इसके अंतर्गत आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, जहां कितने अटेम्प्ट करें जिससे कि आप श्योर कहीं ना कहीं ठीक हो जाएं। तो आपके लिए दिमाग में पिक्चर खुद बन पा रही होगी कि हमें 130 क्वेश्चन के अबाव ही जाना है, बिलो नहीं जाना है। यानी 130 क्वेश्चन के अराउंड आपको सही क्वेश्चन करने हैं।
और 130 क्वेश्चन सही करने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक फिल्म बननी चाहिए कि मुझे जो हमारे सामान्य अध्ययन का, जिसको जीएस का कह सकते हैं, जो 140 क्वेश्चन होते हैं, और जो हिंदी का जो पेपर है इसमें जो 60 क्वेश्चन होता है, इसमें कितना कितना अटेम्प्ट करना है, ये आपका एक स्ट्रेटेजी हो जानी चाहिए। अब ये स्ट्रेटेजी कब होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ हमें क्या आपकी प्रायोरिटी में है, कि आपको किस विषय में, किस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, एक दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। इसका मतलब क्या रहा कि 130 नंबर लाने हैं, तो 130 नंबर लाने के लिए इस हिंदी का जो 60 क्वेश्चनों का वेटेज है, इसमें मान के चलें कि 50 क्वेश्चन तो ऊपर जाना ही जाना है, नीचे नहीं जाना है, 50 क्वेश्चन से ऊपर जाना है। और 50 क्वेश्चन से ऊपर जाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या रहा कि यदि 130 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन यहां से लेके आप आते हैं, तो यहां नंबर कितना सही करना पड़ेगा, 80 प्लस ही करना पड़ेगा। और जब 80 प्लस आप सही कर लेंगे तो क्या होगा, आप 130 के अराउंड टोटल और ओवरऑल पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहां से अगर मैं बोलूं कि 100 ले आओ, यहां पे 30 ले आओ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है हर किसी इंसान के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर वहां उस टाइम में बैठ जाए तो वहां पे 100 एक्यूरेसी के साथ वो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो यहां 80 से प्लस 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए, या फिर 100 जितना ऊपर आ जाए वो अच्छी बात है। लेकिन हिंदी में 50 से कम आ जाए थोड़ा सा दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी ऐसी हो जानी चाहिए कि जहां आप 130 क्वेश्चन सही करने के लिए हिंदी में 50 क्वेश्चनों की भूमिका आप अदा करें, और 50 क्वेश्चनों की भूमिका अदा करने के लिए बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है यहां भी इंक्रीजमेंट करें। ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा बन पा रही होंगी तो आप जान पा रहे होंगे कि हमें कैसे करना चाहिए। अब तात्पर्य यहां से ही बन जाता है कि आपने कट ऑफ को भी जान लिया कि कट ऑफ कितना रही, लास्ट टाइम में कट ऑफ को क्या इसका स्ट्रक्चर रहा, और अभी हाल ही में इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न है, बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारी टीचर्स या जो भी मार्केट में चल रहा है इस तकनीकी भरी दुनिया में, ये दिखा रहे होंगे, ये बता रहे होंगे कि इसको पढ़ लीजिएगा ये आ जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आप जान रहे हैं। 140 क्वेश्चन से कहीं 40 क्वेश्चन कहीं से आ जाते हैं तो वहां उसकी कोई मेहनत नहीं है। स्वाभाविक है, टॉपिक इतने वहां से आएंगे ही, बाहर से थोड़ी आएगा, ऑस्ट्रेलिया से कहीं बाहर से क्वेश्चन। तो इसका एक दायरा होना चाहिए कि आपको इसको 3 पैटर्न से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेरा एक सजेशन है आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉलो करिएगा, बट हाँ इसके कुछ पैरामीटर्स दिमाग में लगाइएगा। 100% क्वेश्चन जो होता है, पेपर जो सेट होता है, वो ये मान के चलें कि 30 से लेकर 40 जो क्वेश्चन है या 40% क्वेश्चन है वो जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे वहां से क्वेश्चन आता है। अब वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे देंगे। तो जब तक आपके लास्ट जो ईयर के पेपर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कंठस्थ नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलें कि 100% में से लगभग 30 से 40% के बीच में जो पेपर है उसे करने में आप सक्षम हो जाएंगे। उसके उपरांत यहां से जो सेकंड पॉइंट है वो करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन रहने का मतलब है कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहां 140 क्वेश्चन से अगर 25 से 30 प्रश्न आ रहे हैं तो इसका अगर वेटेज अगर आप निकालेंगे तो दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि 20 से 25% के आसपास जो है करंट अफेयर का पार्ट रहता है। तो यानी 20 से 30% के बीच में हम लोग इसको इवेलुएट कर लेते हैं कि 20 से 30% का जो पार्ट है वो करंट अफेयर का रहेगा। अभी करंट अफेयर क्या होगी, सोचो, ओल्ड तो होगी नहीं, सब करंट अफेयर है क्या? करंट अफेयर एक तत्कालीन हालातों में होने वाली परिवर्तन या क्रियाओं के आधार को हम करंट अफेयर कहते हैं। अब वो क्रियाएं किस में हो रही हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो रही हो, चाहे वो पॉलिटी में हो रही हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो रही हो या चाहे वो नेशनल हो रही हो, किसी कहीं भी हो रही हो, क्रियाएं सकारात्मक भी हो सकती, नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये न्यू पैटर्न पे बन जाता है। तो यहां से इसका पार्ट रहता है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि यहां से 140 क्वेश्चन पे से अगर आपको यहां 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में टच करना है, इतना सही करना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहां से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहां से बन गया, 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास यहां से बन जाएगा। तो कुल कितना हुआ आप खुद बना दीजिएगा कि लगभग
60-70 क्वेश्चन जो है आप यहां से चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो पहले पहले ये जरूरी है या पहले जो अपार ज्ञान है वो जरूरी है? नहीं, पहले जो ये है वो जरूरी है। साथ में जो न्यू ट्रेंड के प्रश्न बनते हैं, जो न्यू सिलेबस से बन जाते हैं, उन प्रश्नों की जो भूमिका रहती है वो एक्स्ट्रा जो बचेगा वो रह जाती है। तो किसी भी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो 3 पार्टों में कन्वर्ट होता है। पहले लास्ट ईयर के पेपर को कंठस्थ कर लीजिएगा उस टॉपिक को लेके। अब इसे करना कैसे है, पहले इस चीज को समझते हैं। मान लीजिएगा लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन जो है यहां से भूकंप से आया हुआ है, अर्थक्वेक से आया हुआ है। अब अर्थक्वेक से अगर कोई प्रश्न आया है, अर्थक्वेक से चाहे उसके लेयर्स को लेके आया हो या जो भी है उसका प्रश्न आया है, अर्थक्वेक ज्यादा कहाँ आते हैं, कैसे आता है, कैसे उसको नापते हैं, क्या सिस्मोमीटर होता है, ये सब चीजें जानकारी आपको पता होंगी। अब मान लीजिएगा उसके जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं अर्थक्वेक के, ये आपको कुछ पता है कुछ नहीं पता है। लेकिन जो एग्जामिनर ने पूछा वो तो सिर्फ आपको पता है, लेकिन जो इसके अलग पैरामीटर्स होते हैं अगर उसके दिमाग में आपकी उसकी पिक्चर नहीं होगी, तो अगर मान लीजिएगा एग्जामिनर ने उसी टॉपिक को लेते हुए कोई नया प्रश्न बनाया तो वहां प्रश्न करने में आप सक्षम नहीं होंगे। तो मेरा सजेशन ये रहता है हमेशा कि जब भी आप लास्ट ईयर के पेपर को देखें, लास्ट ईयर के पेपर देखने से पहले जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उस टॉपिक को करने से पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले उस टॉपिक को 1 या 2 मिनट पूरा ओवरव्यू दिमाग में घुमाइएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में क्या क्या होता है, कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक आने के कौन कौन से कारण हैं, अर्थक्वेक मैक्सिमम कहाँ आते हैं, मिनिमम कहाँ आते हैं, या अर्थक्वेक की जो पेटियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, अर्थक्वेक का सिद्धांत क्या होता है, अर्थक्वेक के आने से कौन कौन सी हानियां होती हैं, अर्थक्वेक के आने से कौन कौन से लाभ होते हैं, अर्थक्वेक के अंतर्गत जो हाल ही में अर्थक्वेक कहीं आया तो उसके किस तरीके की प्रभावी चीजें हुई हैं, या अर्थक्वेक की जो तरंगे होती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, पहले कौन सी पहुंचती है, ठोस में कौन सी चलती है, या फिर द्रव में कौन सी चलती है, गैस में कौन चलती है। ये अगर आपके पास पूरा व्यू ओवरव्यू दिमाग में नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं उस टॉपिक से आप परिपक्व नहीं है। तो लास्ट टॉपिक को, लास्ट ईयर के पेपर को आपको कैसे पढ़ना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ऐसा करने से मान लीजिएगा अगर आपने लास्ट ईयर के 300 क्वेश्चन किए हैं तो 300 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपने 300 टॉपिक को रिवाइज कर लिया है। और 300 टॉपिक रिवाइज करने से क्या होगा, आप पूरे जीएस के 300 टॉपिक जितने भी उसमें टॉपिक इन्वॉल्व हैं उस आने वाले पेपरों में, उन प्रश्नों के आधार पर आप पूरे टॉपिक को रिकॉल कर पाएंगे और रिवाइज भी कर पाएंगे। और कोई कंठस्थ नहीं है दिमाग में या फिर आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको फिर दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें बन जाएंगी। तो लास्ट ईयर के पेपर को भी दोस्तों ऐसे करना चाहिए। अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे लास्ट मोमेंट पे तो आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे। देन उसके उपरांत देखो, आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने इस पर चर्चा करी, तो इस पर चर्चा करने के लिए हाँ, तो हम इस पे बोल रहे थे कि अब देखो यहां चीजें बन पा रही हैं, क्लियर है, इसको कैसे कैसे करना है। साथ में हम लोग डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर की क्लास को कैसे रेडी करना चाहिए। करंट अफेयर तथ्यात्मक भी होता है, कंसेप्ट नुमा भी होता है, आधार नुमा भी होता है, या फिर जो करंट अफेयर का पूरा एक आधार नुमा, अब मान लो करंट अफेयर कैसे करेंगे ये सब चीजें मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, क्लियर। तो मेन टारगेट ये है कि अगर आप इन 2 लोग चीजों पर फोकस कर लें तो आपका लगभग कहा जाए तो 50 से 60% के आसपास चीजें कवर हो पाएंगी। अब जब ये चीजें आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि टॉपिक वाइज करने से जो नए ट्रेंड के प्रश्न बनेंगे वो भी आधार नुमा तैयारी करने के उपरांत बनते हुए चले जाएंगे। और जब वो बनते हुए चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इन सारे प्रश्नों को आराम से संयम के साथ कर पाएंगे। ये बेहतर रणनीति आपके सामने हाजिर है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आ रही होंगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वैकेंसी की बात करें। अगर इसमें हाल ही में 2021 की अगर हम लोग चर्चा करें तो 2021 में जो 5 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि ये वैकेंसी कितनी है। तो जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनरल के लिए 228 वैकेंसी रखी गई हैं, सामान्य वैकेंसी 228 रखी गई हैं, और स्पेशल जो वैकेंसी है वो कितना है, इसमें 109 है। कुल मिला के इसको जोड़ेंगे तो 337 वैकेंसी इसमें 2021 के एग्जाम में बन पा रहा है। अब इसके लिए कितना फॉर्म पड़ा है, कितने लोग प्रतियोगी मित्र इसमें बैठेंगे, कितना उस पर क्वालिफाई करने के लिए कितना इसमें सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो किस तरीके से अपनी तैयारी को आयाम देना है, ये भी आपके दिमाग पिक्चर बन पा रही होगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि वैकेंसी ठीक है,
आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, लेकिन एक से मतलब होने का मतलब है कि जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो दूसरा प्रतियोगी तैयारी कर पा रहा है, उसका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है। यदि तुम यही सोच लीजिएगा कि एक ही वैकेंसी लेनी है, ठीक है, हमें एक मिल जाएगी, लेकिन जो आपको दूसरा जो प्रतियोगी मित्र है वो तैयारी किस स्तर की कर पा रहा, तो पहले आपको मिलेगी, उसको मिलेगी, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मित्रों, अगर आपने इस तैयारी का पूरा आधार नुमा, हम लोग आरओ की सीरीज को लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें कुछ 15-20 क्लासेस के अंतर्गत चीज़ों को हम समझेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, आरओ लास्ट टाइम पे कैसे करें, या हिंदी में आपने 50 क्वेश्चन कैसे हिट करने चाहिए। हिंदी एक ऐसा विषय जहां आराम से हो सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, पॉलिटी एक ऐसा विषय जहां पे लास्ट मोमेंट पे आप रेडी कर सकते हैं, करंट अफेयर एक ऐसा अपना पूरा सिस्टमेटिक वे है जहां लास्ट टाइम पे आप उसको रेडी कर सकते हैं। तो यदि अभी जो लास्ट मोमेंट का या लास्ट टाइम का जो समय बचा है, अगर आप उसमें पूरा अपना एफर्ट लगा देंगे, तो डेफिनेटली है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे 5 दिसंबर के दिन, तो वहां आप सब प्रश्नों को आराम से संयम के साथ करते हुए चले जाएंगे। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो आइए हम लोग मिलते हैं आगे नए क्लास के साथ, जिसमें आप लोग जानेंगे कि हम जो अगला पूरा स्ट्रक्चर है उसमें पूरी चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हमें पॉलिटी के क्वेश्चनों को टच करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, तैयारी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ से एक तालाब है, आप चले जाते हैं और तालाब में जाके आपने हाथ लगाया, तो उसमें जो बैठी हुई मछलियाँ हैं वो आपके हाथ में बहुत कम फंसेंगी, या कम भी नहीं फंसेंगी तो फिसल के निकल जाएंगी, वो मछलियाँ नहीं फंसेंगी। लेकिन मछली पकड़ने से पहले इस तालाब में आपने क्या किया, एक जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद जो उसमें मछलियाँ वो भी क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी। ये समझाने का अर्थ एक चीज़ होता है, बस सिर्फ इतना कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाई करिएगा कि उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी तथ्यात्मक बातें हैं, कंसेप्ट नुमा बातें हैं, क्या आगे की उसकी प्रयोगात्मक चीज़ें हैं, उसको दिमाग में चीज़ों को सजा लेंगे तो ना तो कुछ निकलेगा और सब कुछ फंसता हुआ चला जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को इस तरीके से आयाम से तैयारी को एक आयाम देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर भी पाएंगे और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।